Today I am going to start chapter 9th and the topic of today is alcohols. Ethanol and ethanol, both the compounds of alcohol will be discussed today. So chapter 9 start आपका जो होता है that is organic compounds with oxygen containing functional group. उनमें पहले टॉपिक्स आपके पास अल्कोहल्स के होते हैं. तो अल्कोहल्स में मिथानॉल और इथानॉल दो की केमिस्ट्री है जो हमें डिस्कस करनी होती है. ठीक है, तो फास्ट रिवीजन करेंगे, जस्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे. वी हैव जस्ट एन आवर फॉर दिस क्लास, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस बिफोर द टाइम लिमिट. तो सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ मिथानॉल स्टार्ट करेंगे. तो अल्कोहल्स के बारे में अगर आप देखें तो अल्कोहल्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि अल्कोहल्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है, OH ग्रुप अटैच्ड होता है. तो हाइड्रोक्सी इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप, और वो किसी रेडिकल के साथ अटैचमेंट के रखता है, रेडिकल के साथ वो किसी अटैच होता है. तो ROH दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली अल्कोहल. ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है. यहाँ पे RCNH2n+1 है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है. प्राइमरी इसका कॉमन नेम आपका अल्काइल अल्कोहल है, IUPAC में अल्कानॉल कह सकते हैं. एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज ये H+ यहाँ से लॉस कर देता है, तो अल्कोहल्स की नेचर एसिडिक है, एसिडिक नेचर का होता है. अल्कोहल्स की फैमिली में जो पहला मेंबर है वो मिथानॉल है, दूसरा मेंबर इथानॉल है. या आप ये कह लें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल है. अल्कोहल्स में नेक्स्ट उसके बाद ये याद रखें कि जो क्लासिफिकेशन जब हम इसके करते हैं तो 3 तरह के अल्कोहल्स हम बनाते हैं. ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होता है जिसमें एक OH ग्रुप अटैच होता है मॉलिक्यूल के अंदर. डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं. ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं, है ना. डाईहाइड्रिक में हमारे पास इथाइल ग्लाइकोल एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हमारे पास जो है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है. और अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे उसमें जब एक ही OH ग्रुप अटैच होगा तो ये देखना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन के साथ कितने रेडिकल्स अटैच्ड हैं. उसके लिहाज से मोनोहाइड्रिक के अंदर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ही क्लासिफिकेशन में आता है ना. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को जब एक OH ग्रुप अटैच है तो उसके अल्फा कार्बन के साथ रेडिकल्स की तादाद देकर हम बता सकते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. और प्राइमरी अल्कोहल्स की जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर फिर हमारे पास एन, आइसो और नियो 3 तरह के कंपाउंड उसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है, अगर अल्फा कार्बन के ही तरफ रेडिकल अटैच है लेकिन सेकंड लास्ट से एक कार्बन बाहर है तो वो आइसो कंपाउंड है, और अगर सेकंड लास्ट से 2 बाहर है तो फिर वो नियो कंपाउंड है, और सारे चेन के अंदर है तो वो एन है. तो ये तो क्लासिफिकेशन आपने अल्काइलाइड्स में भी देखी होगी, अल्कोहल्स में भी क्लासिफिकेशन. ये सिंपल बेसिक नॉलेज है अल्कोहल्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए. तो अब लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो मिथानॉल हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मिथानॉल की सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन डिस्कस की जाएगी. हाउ टू प्रिपेयर, 2 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के. सबसे पहले तो वाटर गैस से बनाया जा सकता है मिथानॉल को, वाटर गैस से बनाया जा सकता है. वाटर गैस देखो, चूँकि स्टीम के साथ मिथानॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर गैस बनता है. इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं. वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इन दोनों गैसेस का जब साथ में रिएक्शन होता है, वैसे नॉर्मल कंडीशन पे ये दीज 2 गैसेस नेवर रिएक्ट विथ ईच अदर, सो वी हैव टू यूज़ अ कैटलिस्ट दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि वाटर गैस कन्वर्ट हो जाता है मिथानॉल में या मिथाइल अल्कोहल में. और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं मिथानॉल को. वैसे मिथानॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है. वुड स्प्रिट कहते हैं, लकड़ी से हासिल करते हैं, बट वो तरीका अब जाकर ख़त्म हो चुका है. अब लकड़ी से हासिल करने के बजाय मिथानॉल को या मिथाइल अल्कोहल को वाटर गैस के थ्रू हासिल किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है बाय रिएक्टिंग वाटर गैस टुगेदर. नॉर्मली वाटर गैस नॉर्मल कंडीशन पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं देते. ये दोनों गैसेस मिक्सचर बन के रहती हैं. मिक्सचर ऑफ दीज 2 गैसेज इज कॉल्ड वाटर गैस. बट इफ़ यू वांट टू मेक दीज 2 गैसेज रिएक्ट टुगेदर देन you have to provide appropriate conditions. It means the appropriate catalyst and temperature and pressure. After that these 2 components will react together to form ethanol. ठीक है, तो ये रिवर्स है स्टीम मेथनॉल प्रोसेस चैप्टर 2 का, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. वहाँ से तो रिड्यूस हो गया चैप्टर 2 से, लेकिन अल्कोहल्स तो है हमारे पास, इंटर में भी रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद है तो वो करना ही पड़ता है. तो ये पूरा अल्कोहल ही रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है आपका. ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए. ठीक है, समझ में आ गई बात. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रोसेस कैसे हुआ. सेकंड, इसके बाद हम वुड से हासिल कर सकते हैं, तभी इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है. लकड़ी से हासिल करते हैं तभी, दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट. हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड की, लकड़ी की. डिस्टिलेशन से मुराद आप जानते हैं सेपरेशन टेक्निक है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन 2 तरह की जाती है, एक फ्रैक्शनल होती है और एक डिस्ट्रक्टिव होती है.
फ़र्क क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम करते हैं वो लिक्विड्स की करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट रेंज के तबार से हम अलग करते हैं कंपोनेंट्स को, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमेशा सॉलिड की जाती है। और जब हम किसी सॉलिड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में अलग अलग कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या कैसे करनी पड़ती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको जो है वो हीट प्रोवाइड करना पड़ता है कंपाउंड को, तब जाकर वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी होती है। तो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम इस्तेमाल बना सकते हैं क्या भाई? मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल या वुड स्पिरिट। तो वुड की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे एक एसिडिक किस्म का कंपाउंड निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं पायरोलिग्नस एसिड। तो ये पायरोलिग्नस एसिड कहलाता है, ठीक है। तो पायरोलिग्नस एसिड कहलाता है, ये एक एसिडिक कंपाउंड है, ये एसिडिक मिक्सचर होता है, ये एक एसिडिक मिक्सचर होता है, इसको पायरोलिग्नस एसिड कहते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। अच्छा, ये खुद डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो है मिक्सचर होता है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इस पायरोलिग्नस एसिड के अंदर आपको मिथानॉल भी मिल सकता है, इसी के अंदर आपको एसिटिक एसिड भी मिलता है CH3COOH, और इसी के अंदर आपको जो है वो एसीटोन या फिर कीटोन भी मिलता है। तो अब ये तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, मिथाइल अल्कोहल का अलग है, एसिटिक एसिड का अलग है, एसीटोन का अलग है। तो जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वो तीनों बॉइलिंग पॉइंट रेंज के तबार से अलग हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के तबार से चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज वाले डिफरेंट कंपार्टमेंट में अलग हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से मिथानॉल आपको अलग कंपार्टमेंट में मिल जाता है, इसलिए हम इसको वुड स्पिरिट कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड। तो पहले वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो पायरोलिग्नस एसिड बनेगा, इस पायरोलिग्नस एसिड की फिर हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपको मिथानॉल, एसीटोन और एसिटिक एसिड जो सिरका है आपका वो अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये दूसरा तरीका है, इससे अब कम बनाया जाता है, पहला तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बस 2 ही मेथड है मिथानॉल को बनाने के। कोई सवाल? नो इशू, ठीक, आगे बढ़े। तो बस ये एसिड का नाम याद रखिएगा, पायरोलिग्नस एसिड है, एसिडिक मिक्सचर होता है ये, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मिथानॉल की रिएक्शन किस तरह से देगा रिएक्टिविटी। तो अब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास 2 तरह से रिएक्टिविटी होती है। असल में जब मिथानॉल रिएक्शन करता है ना CH3OH, तो वो 2 तरह से करता है। कभी कभार बॉन्ड क्लेवेज जो होता है वो इस तरह से होती है कि OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा होता है, ये बॉन्ड क्लेवेज इस तरह से होती है, और कभी कभार ये H अलग हो रहा होता है। तो 2 तरह से जो है वो बॉन्ड क्लेवेज इसमें हो रही होती है, बॉन्ड एसोसिएशन हो रही होती है अल्कोहल्स के अंदर। कभी हाइड्रोक्सिल पूरा अलग हो रहा होता है, कभी हाइड्रोक्सिल का H+, एसिडिक बिहेवियर अलग हो रहा होता है। जब H+ निकाल रहा होता है किसी रिएक्शन से तो एसिडिक बिहेवियर साबित हो रहा होता है कि उसका भी अल्कोहल का, और OH नेगेटिव जब निकालेगा तो वह बेसिक बिहेवियर अपना शो कर रहा होता है। तो दोनों सूरत हाल इसमें पैदा हो सकती है, डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम कभी H और कभी OH निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पर, ऑक्सीडेशन से मुराद यहाँ पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। जब इथाइल अल्कोहल हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल अगर हमारे पास है, दिस इज़ मिथाइल अल्कोहल्स, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, 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 देन OH, या फिर एक OH इधर लगा देते हैं, OH इधर लगा दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर हमने ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा हमारे पास कि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देगा। तो एक हाइड्रोजन ये वाला निकाल देगा, एक हाइड्रोजन ये वाला निकाल देगा, तो H2O बन के सेपरेट हो जाएगा। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनने की जगह बन जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको याद रखना है कि जब भी हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस सूरत में हमें एल्डिहाइड मिलता है। मिथाइल अल्कोहल की करेंगे तो मिथानल मिलेगा, इथाइल अल्कोहल की करेंगे तो इथानल मिलेगा, प्रोपाइल अल्कोहल की करेंगे तो प्रोपानल मिलेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल की करेंगे तो ब्यूटानल मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, O2 के रिमूवल से। तो प्राइमरी अल्कोहल्स, सॉरी हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से प्राइमरी अल्कोहल्स का जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसको याद रखना। अच्छा, ये सेकेंडरी अल्कोहल के जब करेंगे तो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है भाई? कीटोन्स मिलते हैं, फिर कीटोन्स मिलते हैं ना, फिर एसीटोन मिलेगा आपको। और अगर टर्शरी अल्कोहल आप ले लें, और टर्शरी अल्कोहल के जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे होते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो रिएक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं लेते हैं। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स तो रिएक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन टर्शरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन नहीं दे रहा होता, वो रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी। टर्शरी कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, 3 डिग्री कंपाउंड्स की,
बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें कार्बन के तीनों तरफ, तो कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन इतने आराम से जनरेट हो नहीं सकते इंटरमीडिएट उसके अंदर। तो सारी डिटेल इससे पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। क्लियर है, बस समझ में आ रही है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के जब भी ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, ये बहुत सिंपल बात है, इससे आप 1000 सवाल बना सकते हो। इससे एक पॉइंट को याद रखिए जहन में सिर्फ कि प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से आपको अल्कोहल मिलता है, और दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव करो तो मिल रहा है, ठीक है। अब ये इथेनॉल में जाएंगे तो वही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर देंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर आपके पास एप्टीट्यूड में आ जाए प्रोपानॉल के लिए तो आप यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। अब यहाँ पर ऐसा बेसिक बिहेवियर इसका यहाँ पर जो है वो शो होगा, तो कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये थोड़ा वीक इसके मुकाबले में, तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। तो ये OH यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हैलोजन एसिड मतलब HCl वगैरह से करेंगे तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, सिंपल है। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, ठीक है, यहाँ प्रिपेयर भी तो हो रहा है, तो प्रिपरेशन में भी इक्वेशन थी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास की बात है। और यही चीज़ अब केमिकल प्रॉपर्टी में आ गई मेथनॉल की, चूँकि रिएक्शन है इसकी, क्लियर है। आई थिंक दो डिस्कशन की बात इसमें कोई है नहीं कि मैं इसमें करूँ, ठीक है, मुझे सारी बातें पता ही आपको। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आपको एक बात पता है कि ये बड़ा मशहूर एक रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन होता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कोई भी अल्कोहल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा दो, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके पीछे। कोई भी अल्कोहल से मुराद ROH, कोई भी कार्बोक्सिलिक से मुराद RCOOH, ठीक है। अब यहाँ से होता क्या है इधर पे कि यहाँ से इसका H निकलता है H+ और यहाँ से OH-, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिडिटी याद रखा कीजिए, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपसे पूछते हैं कि भाई ऑर्डर बताइए एसिडिटी का, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। फेडरल में आता है ये, ठीक है, तो उसको याद रखना। इंस्टीन बोर्ड में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फेडरल में एसिडिटी पूछते हैं, ये कौन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो हम बोलेंगे कि भाई ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह अल्कोहल और हैलोजन एसिड में पूछ लेंगे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो हैलोजन एसिड है, ठीक है। तो वो पूरी इसकी पूरी आपको पता लिस्ट होती है, मतलब हम डिस्कस करते रहते हैं हम। अब हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर जाएंगे, HFHCl HBr इसमें भी हम एसिडिटी चेक कर सकते हैं किसकी ज़्यादा एसिडिटी है ना, करते हैं ना ये सब, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बता रहे होते हैं। तो HI इस तरह से हम कह सकते हैं ज़्यादा एसिडिक होगा, HBr से HBr ज़्यादा होगा HCl से, ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो OH इस H के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बन के अलग हो जाएगा, फिर ये RCOO इस R से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एस्टर बनेगा और वाटर बनेगा, इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, वार्म करते हैं इसको। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसके लिए फर्स्ट ईयर में Kc की वैल्यू 4 आ रही होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर काफ़ी इसको एक इक्वेशन को आपने बनाया होगा यकीनन। तो मिथाइल अल्कोहल और इस तरह से एसिटिक एसिड के रिएक्शन से मिथाइल एसीटेट आपके पास बन गया, या मिथाइल इथेनॉल अगर हम IUPAC में बोलें तो बन गया। इस तरह आप कोई भी एस्टर फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर आप डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज़ करके। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो और डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं, नेमिंग पे नहीं जा रहा, नेमिंग पहले बता दिया कैसे होगी उसकी। अल्काइल अल्कानोइड के लास्ट से होती है ना, अल्काइल और अल्कानोइड, तो मिथाइल और एसीटेट। एज अ मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हम करवाते हैं, तो ये मीडियम होता है, ये कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पर, ये एज अ मीडियम यहाँ पर होता है। तो कभी कभार होता है ना एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, एक्वस मीडियम में भी होता है समटाइम्स। ये क्या, यस, हाँ, तक ये वाटर यहाँ पर ये भी काम कर रहा है कि ये वाटर HOH इसको निकाल ले, रिमूविंग कर रहा है उसकी। तो देखा जाए तो उस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद बस ये ठीक है, मिथेनॉल के इतने ही रिएक्शंस हैं बुक में भी, मतलब इथेनॉल का पार्ट छोटा है, इथेनॉल का पार्ट थोड़ा बड़ा। तो देखें रिएक्शन समरी क्या है भाई, उसमें रिएक्शन तो एक ही है भाई, वुड स्प्लिट वाला रिएक्शन तो है नहीं। तो सबसे पहले तो वाटर गैस का रिएक्ट करेगा, साथ में मिथेनॉल बनेगा। मिथेनॉल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एसिड से करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और जब हम इसका रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो फिर हमें एस्टर की फॉर्मेशन होगी। वो यही रिएक्शन है और तो नहीं है कोई भी। क्लियर है, तो मसला इनमें सिंपल। ठीक, आगे बढ़ें, केमिस्ट्री ऑफ इथेनॉल पे आते हैं। ठीक है, मतलब इथाइल अल्कोहल की केमिस्ट्री। मिथेनॉल तो स्पिरिट होता है आपका, लेकिन ये इथेनॉल है जिसको नॉर्मली शराब कहा जाता है। ठीक है, द अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और बेवरेज। ठीक है, जिसका द बेवरेज एज अ लिक्योर इस्तेमाल किया जाता है वो ये इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल।
नॉर्मली जिसको आप अल्कोहल जस्ट कह रहे होता है, जिसको नॉर्मली आप अल्कोहल कहते हैं ना, वो इथाइल अल्कोहल होता है। लेकिन पूरा नाम एक कॉमन पर्सन नहीं लेता। हाँ, केमिस्ट्री का स्टूडेंट उसका पूरा नाम लेता है, उसको इथानॉल या इथाइल अल्कोहल पूरा बोलता है। एक आम इंसान इसको सिर्फ अल्कोहल बोलता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अल्कोहल लेकिन हमारे नज़दीक बहुत सारे हैं, अल्कोहल सिर्फ एक नहीं है। तो प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, सेम वही प्रिपरेशन से। अच्छा, इसमें एक प्रिपरेशन हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, फर्मेंटेशन। आपको पता है अल्कोहल्स जो है वो शराब वगैरह जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, फर्मेंट एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब बॉयल अप। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, किसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, और इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंजाइम बस रिएक्टिविटी को फास्ट करता है। अगर आप एंजाइम नहीं भी डालोगे तो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट होना ही, उसको अल्कोहल्स में कन्वर्ट होना ही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीसेकेराइड, वो ओलिगोसेकेराइड में ब्रेक होंगे, फिर ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड बनेगा, फिर वो मोनोसेकेराइड जाकर अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। ये है ना पूरा प्रोसेस, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, उसके बाद अल्कोहल। यही करते हैं सारे फर्मेंटेशन में, ये जल्दी हो जाता है। इसका अगर आप नहीं भी एंजाइम डालोगे तो होगा तो, बट स्लोली होगा, है ना। जैसे नॉर्मली है ना कि जो सर्दियों में जो आलू वगैरह की फसलें निकलती हैं पोटैटो की, वो सर्दियों में निकलती हैं। सर्दियों में आलू जो है वो कटाई होती है उसकी, पोटैटो की। सर्दियों में क्या होता है कि वो मार्केट से फिर वो पूरे सर्दियों में सारे आलू जो है निकल जाते हैं। फिर गर्मी में जो आप आलू खाते हैं वो सर्दियों में जो उग चुके हैं सारे वही है, पूरी गर्मी फिर वो चलता रहता है। इतना मतलब प्रोडक्शन हो जाती है आलू की, पोटैटो की। लेकिन होता है क्या है कि जैसी गर्मियाँ जून जुलाई तक पहुँचती हैं ना, वैसे क्या होता है कि आपके पास जो है वो आलू जो है उसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है, मीठा होना शुरू हो जाता है। वो एक टाइम आता है ना जब अब जैसे कि गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं ना, तो आलू मीठे आलू मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं। मतलब नमकीन आलू मिलते ही नहीं है, नए आलू जिसको बोलते हैं। वजह क्या है, चूँकि जो पुराने आलू है ना वो उतना टाइम हो चुका है, 7 से 8 महीने के, उसके अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो चुकी है। उसमें वो तो चूँकि स्टार्च है ना पोटैटो के अंदर, तो अभी बताऊँगा स्टार्च है, तो वो तो पॉलीसेकेराइड है, तो वो टाइम टू टाइम ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सक्रोज में, इसलिए मीठा होना शुरू हो गया आलू। ठीक है, तो वो खुद भी हो जाएगा आप एंजाइम नहीं भी डालोगे तो। वो केमिकल नेचुरल प्रोसेस है। एंजाइम तो क्या करेगा, इस फास्ट कर देगा, उसको स्पीड अप कर देगा। बात समझ आ रही है। 7-8 महीने इंतजार नहीं करने पड़ेंगे, 10 दिन के अंदर आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। इस तरह से क्लियर है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंजाइम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी अनाज को, स्टार्च को, मोलाइसिस को, किसी चीज़ को अल्कोहल में या शराब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तो लास्ट टाइम तो वो जो है ना वो बताया था ना तुम लोगों को, फेसबुक में देख रहा था, उसमें किसी स्टूडेंट ने जो है वो लगाया हुआ था ना, कोई वीडियो लगाई हुई थी, उसमें वो तस्वीर दिखा रहा था नोट्स से ना, वो फर्मेंटेशन कर दे के सिंध गवर्नमेंट को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है, और इसने जो है वो शराब बनाने का तरीका बच्चों को सिखाया जा रहा है और कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है उसको। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसको नोटिस में लिया जाए। पाकिस्तानी सोच टिपिकल, ठीक है, मतलब शराब बनाना है तो ऐसा बंदा तो मतलब कुछ भी नहीं बनेगा ज़िंदगी में आगे जाकर। शराब से मुराद इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इथेनॉल के मल्टीपर्पसेस यूजेस हैं, हज़ारों दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कोई भी दवाई होम्योपैथिक के बिना इथेनॉल के बन नहीं सकती। डिजॉल्व ही उसमें करते हैं सारी अल्कोहल, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं। होम्योपैथिक तो बंद हो जाएगा इथेनॉल खत्म हो जाए तो। सब में लिखा होता है होम्योपैथिक का डब्बा उठा 20% इथाइल अल्कोहल लिखा होता है उसके अंदर नीचे कोने में, तो उसके बिना तो बन ही नहीं सकता। तो होम्योपैथिक तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो काम इसके अच्छे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा सिर्फ उसको शराब के तौर पे इस्तेमाल करे। साइंस कह रही जा टू एज्ड वेपन है। वैसे तो वो तो अंगूर से भी बना रहे, तो अंगूर को भी नहीं खाना चाहिए, उसके फसलें भी तबाह कर देनी चाहिए, क्योंकि अंगूर से ही शराब बन रहा। तो ये तो बिल्कुल अलग सी बात हो गई। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फर्मेंटेशन, ठीक है। स्टार्च किसे कहते हैं, यार जिसने चैप्टर 10 पढ़ लिया उसको शायद ज़्यादा बेहतर पता हो। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो वगैरह, राइस वगैरह के अंदर ही होता है, ठीक है। आटा, चावल में, गंदुम में, ठीक है, सब में होता है स्टार्च। आलू में भी होता है। टेस्टलेस होता है, नॉन शुगर है ये, पॉलीसेकेराइड है ना, ठीक है। पॉलीमर होता है ये, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे चैप्टर 10 में थोड़ा सा हाउ नो है तो उसको ये चीज़ पता होगी बेहतर। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें हम राइस या पोटैटो लेते हैं जिसमें स्टार्च होता है यकीनन, और उसको हम कुक करते हैं, उसको हम पानी में उबालते हैं यहाँ तक उसका पल्प जो है वो बाहर आ जाता है। पल्प से मुराद उसका विस्कस जो मादा है, या वो समझ लें कि वो डिज़ोल्व हो जाता है और वो जो है वो एक तरह से सोल्यूशन जैसा बन जाता है, पल्प बाहर आ जाता है। वो गाढ़ा सा जो है, मतलब वो जैसे आलू है, आलू को अगर पानी डाल के बहुत ज़्यादा उसको आप हीट करेंगे तो सूरत में क्या होगा कि वो पल्प बन जाएगा। पल्प से मुराद के उसके गूदे जो है वो सामने आ जाएंगे वो, ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक होता है माल्ट। माल्ट जो है वो ऐड किया जाता है। माल्ट क्या होता है? जर्मिनेटेड बार्ले होता है ना, सड़ा हुआ जौ होता है, वो ऐड करते हैं। सड़ा हुआ जौ क्या करता है? माल्ट क्या करता है? जर्मिनेटेड बार्ले क्या करता है? वो एक एंजाइम निकालता है डायास्टेज। ये डायास्टेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये रहा स्टार्च का फार्मूला। पानी डाला उसके अंदर, फिर माल्ट डाला। माल्ट किसे कहते हैं? जर्मिनेटेड बार्ले। ठीक है, जर्मिनेट माल्ट सेक्रेट करता है एक एंजाइम डायास्टेज। एंजाइम्स के आखिर में एज आते हैं, उसका सफिक्स है। डायास्टेज क्या करेगा? इस पॉलीसैकेराइड को ऑलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। मतलब इस स्टार्च को वो कन्वर्ट करेगा किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, माल्टोज क्या है हमारे पास? एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑलिगोसैकेराइड है। सक्रोज की तरह फॉर्मूला होता है आइसोमर। ठीक है, अब ये एक स्टेप हुआ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अगेन अब उसमें माल्टोज बन गया, फिर उसमें ईस्ट डाला जाएगा, खमीर जिसको बोलते हैं। ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या करेगा? वो एक और एंजाइम निकालेगा, माल्टेज। माल्टेज, अच्छा वो एस तो मतलब सफिक्स हो गया जो कि बता रहे हैं एंजाइम है, और माल्टेज, माल्ट क्या बता रहा है? उसका सबस्ट्रेट बता रहा है कि किस पर जाकर अटैक कर रहा है। तो माल्टेज क्या करेगा? इस माल्टोज को, ये ऑलिगोसैकेराइड है, फर्दर इसको मोनोसैकेराइड में ब्रेक करेगा। मोनोसैकेराइड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि माल्टोज जो है ना वो 2 ग्लूकोज यूनिट के मिलाने से बनता है। 2 ग्लूकोज मिलाते हैं तो फिर माल्टोज बनता है, और अगर 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सक्रोज बनेगा। और 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज मिलाया जाएगा तो फिर क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज सबका एक ही फॉर्मूला होता है। सबका एक ही फॉर्मूला होता है ना, तीनों आइसोमर्स हैं, लेकिन तीनों के जो ओलिगो वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है ना वो अलग अलग है। माल्टोज 2 ग्लूकोज से बनता है, सक्रोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज से बनता है, और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है आपका वो किस में बनता है भाई? वो 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज में बनता है। ठीक है, ये चैप्टर 10 है ये पूरा। ठीक है, एमसीक्यूज बनेंगे अच्छे खासे उससे सेकेंडरी में, तो 10 तो सही से रखें याद। 11 का इतना मसला नहीं है, 11 के दूध बाद है, लेकिन 10 के दूध बाद नहीं है, क्योंकि तमाम कॉलेज वाले तो ठीक ठाक एमसीक्यूज डाल रहे हैं पेपर में 10 से उठा के, 6-6, 7-7, 8-8 डाल रहे हैं एमसीक्यूज उठा के। हर कॉलेज में 43 में से 7-8 डाल रहे हैं, तो मतलब बहुत डाल रहे हैं, और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से उठा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल ही पक्का कर लो अपना चैप्टर 10 से। अब ग्लूकोज बना, ईस्ट एक और एंजाइम सेक्रेट करता है स्टेप नंबर 3 में, जिसको अलग बोलते हैं जाइमेस। ये जाइमेस क्या करेगा? इस ग्लूकोज को फर्दर बिल्कुल फाइनली डिकम्पोज कर देगा इथाइल अल्कोहल में, इथानॉल में, शराब में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी बुलबुले की सूरत में। ऐसा लग रहा होगा सोल्यूशन बॉयल हो रहा है वो CO2 के बाहर आने से। दैट्स इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, बिकॉज सोल्यूशन बॉयल होता हुआ फील होता है उसके अंदर। तो 3 स्टेप हैं। ठीक है, स्टार्च को पहले माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टोज को फिर किया ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेस। सही है, 3 स्टेप प्रोसीजर है ये। तो अच्छा, यहाँ पर फिर क्या है कि अब ये जो इथाइल अल्कोहल बनता है तो ये तो कच्ची शराब इसको हम कहते हैं ना, ये तो कच्ची शराब इसको हम लोग कहते हैं। इसको फर्दर प्योरीफाई किया जाता है। इसको पहले हम बनाते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसके बाद फिर बनाते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 92 से 95% तक आपके पास होता है इथानॉल, 92 से 95%, और एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 99.9% आपके पास अल्कोहल होता है। ठीक है, तो द कॉन्टेंट्स इज हीटेड टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड, चूंकि 78 डिग्री सेंटीग्रेड इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाता है सोल्यूशन से, और द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सोल्यूशन ऑफ CO2 ऑफ हीट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये डेफिनेशन बताई जा रही है। फर्दर इसकी और डिस्टिलेशन करके हम क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये काम तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के याद रखिएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट 92 से 95% है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% है। ये पूछेंगे MCQs में। और एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, वो शायद पता नहीं आगे स्लाइड आए नहीं है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, स्लाइड का भरोसा नहीं है, आए नहीं है। लेकिन एक होता है हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल भी होता है, जिसको हम एक और क्या नाम देते हैं, मीथाइलेटेड स्पिरिट। ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ऐड किया जाता है, यस, इथानॉल के साथ मिथानॉल या इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल जो टॉक्सिक होता है उसको ऐड करते हैं उसके अंदर। कंपोजिशन होती है उसकी पूरी एक। इथानॉल कितना % होता है? 85%, 4% मिथानॉल, और बाकी 11% वाटर होता है। ये आपके पास डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट की कंपोजिशन होती है। ये डिस्करेज करने के लिए होता है इथानॉल की ड्रिंकिंग को, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ में या स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब आप अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को प्योर अल्कोहल कभी भी नहीं देते, हम उनको देते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्योंकि बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वो पी भी सकते हैं। तो उनका मसला है कि उनको हम देते ही नहीं है ऐसा अल्कोहल, हमको देते हैं जहरीला, टॉक्सिक।
पेट ख़राब हो जाए पी ले तो इसके लिए तो मतलब अच्छा ज़्यादातर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अमेरिका वगैरह भी तो है ना, वहाँ तो पीते ही हैं। तो वहाँ बच्चे को दे दिया तो बदला टीचर आके पीछे हो तो पी लिया, ख़त्म। अमेरिका वगैरह में ईसाइयों के लिए तो इतना मसला नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ पर डीनेचर्ड अल्कोहल ही दिया जाता है। तो ऐसे नहीं कि क्लास के अंदर ही मतलब पता लगा, वो तो एक्सपेरिमेंट की चीज़ है ना, सामने पड़ी हुई अल्कोहल। हमारे यहाँ तो बच्चा वैसे भी नहीं करेगा, अगर उसको प्योर भी दे दिया जाए तो दैट सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम। ये मेरा गुमान है। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, मोलेसिस की फर्मेंटेशन। अच्छा, स्टार्च के साथ मोलेसिस की फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। मोलेसिस क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन केन सिरप। शुगर केन है ना, शुगर केन से शुगर बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, लेकिन गन्ने से जब हम गन्ने के रस से जब हम चीनी बनाते हैं तो सारा रस चीनी में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ रस जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन रह जाता है, जो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता, वो गाढ़ा सा लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलेसिस, जो शुगर केन इंडस्ट्री से निकल रहा होता है, शुगर इंडस्ट्री से निकल रहा होता है। तो मोलेसिस से भी, और जो मोलेसिस होता है वो तो यूजलेस हो गया, शीरा है वो तो बिल्कुल, तो उससे भी हम बना सकते हैं क्या? अल्कोहल, चूँकि वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, बट वो मीठे टेस्ट के, चूँकि शुगर केन से तो सक्रोज निकलता है ना, तो वो सक्रोज ही है एक तरह से। कुछ जो सक्रोज क्रिस्टलाइन हो गया वो बन गया गुड़, गुड़ से बन गया चीनी, और जो नहीं हो पाया वो मोलेसिस। सही बात समझ में आ रही है? तो एक थिक डार्क ब्राउन सिरप होता है जो शुगर की फॉर्मेशन के बाद बनता है सिरप की सूरत में, उसको हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस में क्या करते हैं? एक ही एंजाइम ईस्ट डाला जाता है, ईस्ट 2 एंजाइम निकालता है, ठीक है। माल्टेस तो निकालेगा नहीं है, आई थिंक। ये तो सक्रोज है ना, सक्रोज है, तो ये मैं गलत लिख दिया मैंने, तो ये सक्रेज निकालेगा। सक्रेज एक एंजाइम निकालेगा। सक्रेज क्या करेगा? इस सक्रोज को एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। मैंने बताया तो सक्रोज इन दो का जो है वो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, और वो दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होंगे ना, जो यहाँ पर बना होगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो लिंकेज होता है जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स को साथ में जोड़ता है, मोनोसैकेराइड्स को साथ में जोड़ के ओलिगोसैकेराइड बनाता है। फिर जब इसी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तब वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक हो जाती है, तो वो ब्रेक होकर दोनों यूनिट सेपरेट हो जा रहे हैं, तो रिवर्स हो रहा है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक हो रही होगी ना इसके अंदर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पता है ना, OCO जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिससे 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं साथ में, तो वो ब्रेक हो रहा है, तो आखिरकार उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया, फिर सेकंड स्टेप सेम है, ईस्ट दोबारा क्या और एंजाइम निकालेगा, जाइमेज। जाइमेज क्या करेगा? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी, फिर उसको दोबारा रेक्टिफाइड स्पिरिट एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर से। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेप हैं, स्टार्च में 3 स्टेप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो है वो पॉलीसैकेराइड गिवन होता है, यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड गिवन है, तो एक स्टेप काम तो हो चुका है। सही है। तो ये बाकी ईस्ट ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें माल्ट की ज़रूरत नहीं है। माल्ट क्या करता है? वो पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें इथेनॉल की, तो पहले तो ऑक्सीडेशन, भाई सेम ऑक्सीडेशन हुई, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है? इथेनॉल भी उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हैलोजन एसिड से करेंगे, भाई सिंपल वही चीज़ है, OH यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा, सिंपल। वही मिथानॉल में भी यही हो रहा था, इसमें भी यही हो रहा है इस तरह। अच्छा, इसमें ये रिएक्शन वहाँ पे भी करा सकते थे, क्योंकि अल्कोहल्स का रिएक्शन PCl3, PCl5 और SOCl2 से जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। चैप्टर 8 के में अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है। PCl3 से होगा तो बनेगा, ठीक है, बना अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और साथ में वो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसमें फॉस्फोरस एसिड निकल जाता है। PCl5 से करेंगे तो फिर इथाइल क्लोराइड बनेगा, POCl3 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करेगा तो फिर SO2 और HCl निकलता है बाय प्रोडक्ट में। तो ये तीनों प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड की लाइन से एक साथ जुड़ी, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, SOCl2, PCl3, PCl5, तीनों से बनता है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स की वजह से। सही, क्लियर है? टाइम वेस्ट नहीं कर इसमें मैं, ठीक है। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड एंड ये भी हो गया एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन हो है ना, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बन रहा है, वाटर बन रहा है, वो इथाइल एसिटेट वगैरह बन जाएगा। जो सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पर। जब सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक बिहेवियर शो होगा, क्योंकि जब भी एसिड रिएक्शन करेगा किसी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, H+ निकल जाएगा, तो उसका मतलब ये एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H+ है और C2H5 वो पूरा नेगेटिव है। Na+ क्या करेगा? सूर्य से रिएक्शन करके सोडियम मिथॉक्साइड बना लेगा और ये हाइड्रोजन गैस की सूरत में निकल जाएगी। चूंकि यहाँ पर अल्कोहल ने अपना H+ लॉस कर दिया, तो यहाँ पर ये अपना कौन सा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि अल्कोहल सारा एसिडिक इन नेचर। अगर पेपर में आ जाए कि कोई ऐसी इक्वेशन बताई जो एसिडिक नेचर शो करती है अल्कोहल की, तो यही वाली बताते हैं। सही है ना भाई? H+ निकल रहा है इसके अंदर से, क्लियर है?
रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, दो तरह से रिएक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। पहली बात तो हाई टेम्परेचर पर अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन यहाँ पर कराया जाएगा और 1 मोल अगर आप इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे 1 मोल, तो 1 मोल इथेनॉल की या स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल की डिहाइड्रेशन जब आप करेंगे तो एक H निकलेगा, मतलब OH निकलेगा और एक H निकलेगा और इथीन की फॉर्मेशन होगी। जो इथीन की प्रिपरेशन में ही पढ़ा था, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल 1 मोल होना चाहिए। अब यही अल्कोहल अगर मोल्स बढ़ा दिए जाए उसके, मिसाल के तौर पे अब अगर लो टेम्परेचर पे हम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे याद रखना है, यहाँ पूछते हैं पेपर में कि हाई टेम्परेचर पे आपका सिर्फ इथीन बनेगा अगर 1 मोल है, और अगर 1 मोल आप ले लोगे इथाइल अल्कोहल और लो टेम्परेचर कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर पहले क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड ये बताया था ये बनेगा। देन उसके बाद सेकंड मोल ऑफ C2H5OH से जब ये रिएक्शन करेगा तो डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी एक्सिस में। हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं, देखो जरा इस तरह से लिखते हैं। 2 मोल से लेते हैं ना, C2H5OH फिर C2H5OH, मतलब हम जो इंटर में लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, प्लस H प्लस ये आपका ये सॉरी H2SO4, ठीक है, लो टेम्परेचर पे एक्सेस लिया गया, 2 मोल लिए गए, एक H निकला है एक OH निकला, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम किया सल्फ्यूरिक एसिड ने और ये डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर ये हम एक स्टेप में शो करते हैं, बट होता है 2 स्टेप में। अगर आप, फिर से बता रहा हूँ सुनो, अगर आप हाई टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड लोगे ना तो वो तो 100% इथीन बनाएगा। अगर आप लो टेम्परेचर पर ले रहे हो और अगर 1 मोल सिर्फ आपके पास है इथेनॉल, तो वो यहाँ पर क्या होगा कि वो हमारे पास यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। और अगर 2 मोल अगर आपके पास हैं तो फिर ये एक्सेस में अगर आप ले लोगे तो फिर जाके डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता इस तरह से, हम डायरेक्ट शो करते हैं। पहले वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, उसके बाद फिर सेकंड मोल जब आता है ना तो फिर बनाता है डाईइथाइल ईथर। बट हम ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट लिख देते हैं उसको इंटर में अपनी ना, बात समझ में आ रही है? तो हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल हमेशा इथीन बनाएगा, लो टेम्परेचर पे 1 मोल अगर हो तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और 2 मोल अगर हो तो फिर डायरेक्ट डाईइथाइल ईथर। क्योंकि 2 मोल से मराद पहले 1 मोल वही बना रहा है, देन वो फर्दर रिएक्शन करके आगे जाकर डाईइथाइल ईथर बन रहा है। ठीक है, तो इसको ज़रा समझना है, ये हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं है ये वाली बात। तो 2 मोल्स हैं तो उसके लिहाज से एक्सेस में अगर आप ले रहे हैं तो सूरत में ईथर, और नॉर्मल अमाउंट पर अगर आप ले रहे हैं 1 मोल अगर आप ले रहे हैं तो सूरत में हमारे पास इथीन। टेम्परेचर का भी वेरिएंस है, फ़र्क है, क्योंकि 1 मोल तो इसमें भी ले रहे ऊपर वाले में, लेकिन इसमें लो टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसलिए इथीन नहीं बनेगा। वहाँ हाई टेम्परेचर ले रहे थे इसलिए इथीन बन गया था पिछले स्लाइड में। ये इतनी सी बात याद रखनी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन बाय ऑक्सीडेशन, बॉन्ड क्लेवेज बॉन्ड फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है इसमें ना फिलहाल, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। बॉन्ड क्लेवेज कहाँ से हो रहा है, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सब पैसे भी एप्टीट्यूड के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉन्ड क्लेवेज, बॉन्ड तोड़ना जोड़ना तो आपको है भी नहीं एप्टीट्यूड में जाके, वो तो इंटर में करेंगे आप सेकेंडरी के पेपर्स, उसमें तो बस टिक करना है आपको। बस फैक्ट्स याद रखें, पॉइंट्स याद रखें, बस पॉइंट्स ही बता रहा हूँ मैं ज़्यादा इक्वेशन में नहीं आ रहा कि यहाँ तोड़ रहा हूँ, चार्ज लगा रहा हूँ प्लस माइनस, फ़ायदा नहीं उसको, टाइम वेस्ट है क्लास का। ठीक है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन सेम वही चीज़ है भाई जो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। हाइड्रोजन रिमूव करना है तो आप या तो आप ऑक्सीडेशन करा दो, नहीं तो आप निकल कॉपर का कपल इस्तेमाल कर लो। निकल कॉपर का कपल भी H2 रिमूव करने की सलाहियत रखता है, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास फिर से एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। तो वही काम जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वही कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट है। बट ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर लेते हैं, पोटेशियम क्रोमेट एसिडिफाइड, और यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिया है, डिहाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, जो निकल कॉपर का कपल है हाई टेम्परेचर, और सिर्फ निकल आप लेते तो वो हाइड्रोजनेशन करता है। निकल के साथ कॉपर का कपल मिला दो, दोनों को मिक्स कर दो, अलॉय बना लो, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिहाइड्रोजनेशन करेगा। ये रिएजेंट याद रखिएगा, इस रिएजेंट को, निकल कॉपर का कपल, बड़ा काम है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करता है। क्लियर? ठीक है। समरी इसके देखें, क्या रिएक्शंस देखें तो इथेनॉल के फर्मेंटेशन के थ्रू सिर्फ बनाना सीखा है, स्टार्च के थ्रू बनाएंगे तो डायास्टेस, माल्ट डालेंगे, डायास्टेस पहले बनाएगा माल्टोस, उसके बाद फिर ईस्ट डालेंगे, माल्टेज निकालेगा, माल्टेज इस माल्टोस को ग्लूकोज बनाएगा,
देन माल्टेस एक और एंजाइम जाइमेस निकालेगा और ग्लूकोज बन जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है। एक और तरीका हो सकता है हमारे पास कि हम यहाँ पर अगर सक्रोज ले लें, सक्रोज में यहाँ पर सक्रेज निकालेगा ये, और सक्रेज क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। फिर जाइमेस एक और एंजाइम निकालेगा, वो ईस्ट एक और एंजाइम निकालेगा जाइमेस, जिनको कन्वर्ट किस में कर देगा, इथाइल अल्कोहल में। तो ये दो तरीके, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। इसमें 3 स्टेप, इसमें 2 स्टेप। क्लियर। अब रिएक्शंस अलग अलग जो कर रहा है, ठीक है। सोडियम मेटल से रिएक्शन करके एसिडिक नेचर शो करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एक्सेल से रिएक्शन करेंगे इथाइल क्लोराइड बनेगा, PCl3 PCl5 SOCl2 सब में इथाइल क्लोराइड बनेगा। एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेंगे एस्टर बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कंसनट्रेटेड हाई टेम्परेचर पे, इथिन बनेगा। लो टेम्परेचर, अच्छा लो टेम्परेचर का तो यहाँ पर हाँ लेंगे, ठीक है। और अगर एक्सेस में अगर आप इसको ले लेंगे तो डाईइथाइल ईथर बनेगा। और कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होगा H2 और क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। सिंपल है। देख के रिएक्शन परेशान नहीं होने, देखो उसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं है, आप उसको समझ लो, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है ना भाई, मैं कैसे बता रहा हूँ तो बिना एक रुके मैं बोल रहा होता ना, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। प्रैक्टिस है तो बता रहा हूँ ना भाई, नहीं होती तो मैं भी नहीं बता पाता, मैं भी देखता अच्छा ये क्या हो गया यहाँ पे। चूँकि है प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको भी ऐसे पता होगा। बच्चे कहते नहीं सर हमें कोई जादू की छड़ी दिखाइए जिससे हमें पूरा याद हो जाए, सारे रिएक्शन याद हो जाए। सर एक ऐसा लेक्चर बनाइए सर यूट्यूब पे 10 मिनट का, सारे लेक्चर याद हो जाए। अरे वाह भाई, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाए क्या कराची में? सब पागल नहीं है जो इतने फीस दे के पढ़ रहे हैं और क्या मेहनत जतन कर रहे सुबह से रात तक। सर 10 मिनट का लेक्चर ऐसा बनाइए सर के बस सारा रिएक्शन याद हो जाए। भाई कोई जादू की छड़ी मेरे पास है कोई, ये मैं को अलादीन के चिराग में लेकर बैठा हूँ कि 10 मिनट के लेक्चर में करा दूँ बच्चों। मतलब एक चीज़ जब आ ही नहीं सकती, बड़े बड़े दुनिया में लोग आलिम, काबिल और एबिल और नॉन एबिल हो ही नहीं इस वजह से हैं, पढ़ाई की वजह से। उतनी आसान चीज़ होती तो हर बच्चे काबिल नहीं हो जाता क्या? हर कोई शॉर्टकट लेकर नहीं निकल जाता क्या? शॉर्टकट नहीं होती कुछ चीज़ों में, इसमें कहाँ से शॉर्टकट हम निकालेंगे केमिस्ट्री के अंदर? जो एक्सेप्शंस बात बात पर आ रहे होते हैं, भाई हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन आप हाई टेम्परेचर पर अलग होगा, लो टेम्परेचर पर अलग होगी, अब क्या करें? वो याद करना ही पड़ेगा ना, फाइनली एक प्रैक्टिस करनी पड़ गई। एक ये तो नहीं कि एक डंडे से सबको हाँक दिया जाए भाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ भाई सब जगह डिहाइड्रेशन कर रहा है, कहीं पर नहीं भी कर रहा होता है। ये भी तो देखना, कहीं पे पोलिमराइजेशन कर दे रहा है जाकर, यही सल्फ्यूरिक एसिड मसला है ना भाई। तो इसको स्लोली लेक्चर लेके ही करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा, और यही प्रैक्टिस आगे जाकर आपको जो भी आपका ड्रीम है वो अचीव करने में मदद करेगी। तभी तो एक फ़र्क होगा ना, तभी सिर्फ 230 बच्चे जाएंगे डाउ मेडिकल में, तभी 1500-1400 बच्चे NID में जाएंगे, तो टाइम होगा ना भाई, इसीलिए तो फ़र्क हो रहा है। मतलब बच्चे तो लाखों हैं। अभी NID के फॉर्म्स आए हैं, मतलब जिसकी लास्ट डेट आपकी वैसे 21 अगस्त तक है, फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैंने जो है वो उसको कल अपलोड कर दिया था, कल ही सुबह कर दिया था, किस तरह से फिलअप करना है कंप्लीट डिटेल। अपना ही फॉर्म भर दिया था मैंने दोबारा से इंजीनियर बन जाऊँगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया किस तरह से करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कहीं पे फंस सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा वाउचर तक लेकर सामने लाया है। बस वाउचर को निकालना आपका काम होगा और कुछ नहीं, अब मसरूफ़ हो जाए। फर्स्ट है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7OH। प्रोपानॉल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजीशन की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे इसके? यस 7 कितने होंगे? स्ट्रक्चरल 2 ही होंगे। N प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है सही 2 होंगे ना। एक ऐसा बन सकता है और दूसरा एक ही पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से बन सकता है, स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ। और पोजीशन आइसोमर कितने बन सकते हैं इसके? पोजीशन भी 2 ही बनेंगे ना, 3 कैसे? 1 और 2, 1 प्रोपानॉल 2 प्रोपानॉल। पोजीशन आइसोमर 2 ही बन सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ये इसका आंसर जो है वो 2D करेक्ट हो गया इसका, है ना। तो आपसे नॉर्मली स्ट्रक्चरल आइसोमर और पोजीशन ही पूछ रहे होते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ना थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी बन रहे होते हैं कंपाउंड के। फिर वो बनाने में बड़ा सोचना पड़ता है कि ईथर भी बन रहा होगा, एल्डिहाइड भी बन रहा होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के लिए। तो वो पूछते नहीं है, आपसे चेन आइसोमर्स पूछेंगे स्ट्रक्चरल मतलब, और आपसे इस तरह से जो है वो बाकी पूछेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिखा गया है, वैसे इसमें होना चाहिए था चेन आइसोमर्स ना। अगर हम स्ट्रक्चरल को मान लें कि ये मुराद इससे सारे आइसोमर है, फिर तो 2 उधर हो गए, 2 4 हो गए ऐसे। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में ये अल्कोहल है तो ये ईथर्स का आइसोमर होता है ना, अल्कोहल्स और ईथर्स आपस में आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड होता है क्या इसका आइसोमर? देखें C3H7OH है ना, हम इससे अल्कोहल भी तो ईथर भी बना सकते हैं, CH3 और C2H5, सही है ना, बन सकता है ना ये।
2 और 1 3 5 6 7 8, ओ सही है। एक यहाँ पर इसका ये बन गया। और क्या एल्डिहाइड का भी आइसोमर होता है? एल्डिहाइड्स का तो नहीं हो सकता ना ये? हाँ, कीटोन के साथ उसका आइसोमर बनता है, तो एक इसका इथर से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, तो मेरे लिए ये 5 आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बोल क्या रहा है, तुमसे बोल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, आपसे चेन या स्केलेटल आइसोमर नहीं बोल रहा है। समझ रहे हो? अगर हम मान लें कि स्ट्रक्चरल से मराद सारे चेन भी, हाँ तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में 5 आ गए ना, 5 आ जाएंगे, उसमें चेन भी आ जाएगा, पोजीशन भी आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा, मेटामेर भी आ जाएगा, बल्कि 4 समझ जाओ, टोटोमेरिज्म तो हटा दो, तो इस तरह के सारे 4 आ जाएंगे। मेटामेरिज्म भी चेक कर सकेंगे। अगर ये ब्यूटानॉल होता तो मेटामेरिज्म भी चेक करना पड़ जाता है ना, जो कि इथर का वो बन रहा होता। फिर क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट। सेकंड है, वाई डू अल्कोहल्स हैव बॉइलिंग पॉइंट मच हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। बताएं कि अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है अल्केन से? क्या वजह है? रीज़न क्या है? 4 रीजन्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आंसर है? किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है आपको? सी में दिख रहा है, तो सी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन इन द प्रोसेस ऑफ वोलेटाइलाइजेशन। मतलब इसको वोलेटाइल करेंगे, जब आप इसको बॉयल करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसलिए अल्कोहल्स ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। चूँकि अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है ना भाई, हाइड्रोकार्बन है वो, तो लेकिन अल्केन्स के अंदर तो नहीं होती, बट इसमें अल्कोहल्स के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH बॉन्ड दिखता है ना आपको इसमें, इसकी वजह से ज़्यादा ये जो है वो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट रखता है अल्कोहल, अल्केन से ज़्यादा। बाकी डाइथाइल ईथर से भी ज़्यादा रखता है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनसे ज़्यादा रखेगा अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? अच्छा देखिए, सारे अल्कोहल्स हैं, सारे के सारे अल्कोहल हैं। अब ये बताएं कि लॉन्ग चेन होती है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है या फिर शॉर्ट चेन वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है? लॉन्ग चेन वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो गई? बी की हो गई ना, क्योंकि वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से भी देख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा किसका है? बी का ही है ना। इन सब में से तो बी का ही ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, CH2 इतना चल रहा है तो ऐसे ही ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, तो ये ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। किसी भी तरह से लॉन्ग कार्बन चेन के लिहाज से बात कर लो आप, मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से बात कर लो आप, यही चीज़ अल्केन्स में भी ऐसी होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में भी तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखो, इसका बताओ। रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब रैंक करना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से सब्सटेंस को। A 1 2 3 3 कंपोनेंट्स हैं। देखें तीनों 1 2 3 4 4 4। अच्छा इसमें देखें, एक हमारे पास इथर दिख रहा है, इथर कहाँ दिख रहा है? ABC में सबसे कम, लीस्ट तो इसका हो गया भाई, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है इथर के अंदर। अब बच गया हमारे पास 2। ठीक है, एक हमारे पास ये ब्यूटाइल अल्कोहल बच गया, और एक हमारे पास, अच्छा वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और यहाँ पर ये हमारे पास अल्कोहल है, बल्कि नहीं एल्डिहाइड नहीं है, सॉरी अल्कोहल ही है, टर्शरी अल्कोहल है। स्ट्रक्चर बना देना ताकि सबको दिखे। सही है, दिख गया आप? यही है ना ये। अब टर्शरी अल्कोहल है और यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो, और ये जो है वो प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब प्राइमरी और टर्शरी में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? टर्शरी की ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, चूँकि वो स्टेबल होता है, तो इसका मतलब कि लीस्ट, और ये इसका हो गया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और इसका हो गया मीडियम। तो पहला तो क्या लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाना है, तो है ना बी हो जाएगा। 2 की कम है 1 से और 1 की कम है 3 से। यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। सही है भाई, क्लियर है? समझ में आया किस तरह से वही है। तो ये यहाँ पर एक तो आपका ईथर आ गया। ईथर तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट उसकी सबसे डाउन होगी, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन डायरेक्टली, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो वो बॉइलिंग, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता।
लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो इसमें, तो इसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी है, बट टर्शरी की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। ठीक है, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से टर्शरी की सॉरी ज़्यादा होती है, कम बोल दिया मैंने, टर्शरी की ज़्यादा होती है, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे कम होगा पानी में सॉल्युबल? अच्छा, वाटर की सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स है। देखो, जितना ज़्यादा पोलर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, और चीज़ें जितनी ज़्यादा पोलैरिटी कम होगी उतना ज़्यादा लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जो ये तो लीस्ट सॉल्युबल, ये तो मोस्ट सॉल्युबल होगा भाई, मोस्ट सॉल्युबल, क्योंकि एक OH यहाँ एक OH यहाँ, मोस्ट पोलर है ये, इथाइल ग्लाइकोल है ये। C नहीं होगा यहाँ पर, D होगा, क्योंकि ये आपके पास पोलर पार्ट है और ये पूरा पार्ट आपको जो है ना हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पार्ट इसका ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसको हम कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है ना, जो पानी से डरता है, पानी से दूर भागता है, तो ये जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतना ज़्यादा जो है वो लेस सॉल्युबल होगा। तो D ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, लीस्ट सॉल्युबल ना, सबसे कम जो सॉल्युबल होगा, तो लीस्ट सॉल्युबल में यही होगा ना, सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको दिख सकता है लॉन्ग कार्बन चेन। और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? देख लें, इसको याद रखें, इस तरह के MCQs को, ट्रिकी MCQs है सारे। अच्छा, ये आसान है, मिथानॉल इज नोन एज डैश। मिथानॉल को और क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं या वुड अल्कोहल कहते हैं, डीनेचर्ड। अच्छा, रबिंग अल्कोहल हम किसे कहते हैं? रबिंग अल्कोहल हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको कहा जाता है रबिंग अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम रबिंग अल्कोहल कहते हैं, जो कि उसको हाथ में रब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली जो सैनिटाइजर्स वगैरह होता है ना, हैंड सैनिटाइजर्स, कभी आप उसमें देखोगे उसमें लिखा होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो जो उसका जो अल्कोहल होता है ना, जो डलता है सैनिटाइजर के अंदर, वो ये होता है रबिंग अल्कोहल होता है, हाथ में रब करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो मिथानॉल या इथानॉल नहीं होता उसमें अल्कोहल, उसमें ये वाला होता है। सैनिटाइजर के अंदर जो होता है ना, इथानॉल नहीं होता, उसके अंदर होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल जिसको कॉमनली हम कहते हैं, कॉमन जो कमर्शियल नेम इसका है। बस वही चीज़ होता है, और कुछ दो तीन चीज़ें मिलाकर ही सैनिटाइजर बनाते हैं, कोई बड़ी काम तो है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं उसके अंदर। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, वुड अल्कोहल। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने % इथेनॉल होता है हमारे पास? 95% होता है, 92 से 95, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुकास रिएजेंट इज, ठीक है। अच्छा, ये लुकास रिएजेंट क्या है हमारे पास? ये तो फेडरल बोर्ड से है, इसको MCQ समझना पड़ेगा। लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो ये मैं वो बता रहा था ना, PCHS गर्ल्स कॉलेज के पेपर में एक MCQ आया हुआ था सेकेंड ईयर की, लुकास रिएजेंट इज डैश, तो यही वाला MCQ था। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है ये हमारे बुक में नहीं है। लुकास रिएजेंट जो है वो हमारे पास पहले चीज़ देखोगे HCl और ZnCl2, इसको हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है लुकास रिएजेंट। तो अब ये करते हैं क्या है, इससे क्या किया जाता है लुकास रिएजेंट से? इससे हम अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लुकास रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी अल्कोहल हो, तो आप उसको कैसे अलग अलग करोगे कि आप उसको उसमें लुकास रिएजेंट डाल दोगे। अब उसमें प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है, अच्छा उसमें क्या होगा कि अगर टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी के लिहाज से बात की जाए, ठीक है, तो अब इसके लिहाज से बात किया जाए तो अगर टर्शरी अल्कोहल होगा ना उसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे ही आप उसमें लुकास रिएजेंट डालोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, क्लाउडिनेस अपीयर हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल के डालने पर, मतलब उसमें वाइट PPT बन जाएगी, तो उसका मतलब टर्शरी है। डालते साथ अगर वाइट PPT बन जाए तो टर्शरी है। और कभी कभार होता है कि डाल दिया आपने, उसके बाद 5 मिनट के बाद क्या होता है, वाइट PPT बनती है आफ्टर 5 मिनट्स, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और अगर डाल दिया और 5 मिनट में भी नहीं बन रही है, 5 मिनट गुजर गए लेकिन वाइट PPT नहीं बनी, फिर आप उसको हीट करेंगे, हीट करने पर अगर वाइट PPT बन जाए तो फिर वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से अगर 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाए, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसमें अल्कोहल्स हों या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स हों, तो आप क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे, उससे आपकी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होगी। अगर साथ साथ उसमें वाइट PPT बन जाए तो फिर वो आपका टर्शरी है, अगर 5 मिनट के बाद बन रहा है तो फिर उस सूरत में सेकेंडरी है, और अगर वो हीटिंग के बाद बन रहा है तो वो प्राइमरी है। समझ में आ रही है बात? तो ये लुकास रिएजेंट टेस्ट कहलाता है, फेडरल में होता है ये, सिंध बोर्ड में नहीं है। ठीक है, कॉमन टेस्ट है, ये नॉर्मली लैब में किया जाता है उसको, अल्कोहल्स को चेक करने के लिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, लैब टेस्टिंग के लिए।
समझ में आ रही है बात। तो HCl और ZnCl2 ये हमारे पास कहलाता है लुकास रिएजेंट। ये असल में ये अल्काइल क्लोराइड की सूरत में कन्वर्ट कर रहा है, उसको रिएक्शन में नहीं जा रहा, मैं ज़रूरत नहीं है उसकी, तो लिख दिया मैंने रिएक्शंस पे, लेकिन उस पर आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ग्लूकोज रिएजेंट क्या होता है और वो कौन से पीपीटी मतलब शो करता है प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्शरी के साथ, तीनों में वाइटी करेगा, कंडीशंस अलग अलग होंगे। क्लियर है? तो मसला है इसमें ये समझ में आया कि एमसीक्यूज मैंने बता दिया जो कि आपने पढ़ा नहीं था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? देखो आयोडोफॉर्म भी एक टेस्ट है, हमने इसको एज अ रिएक्शन पढ़ा सेकेंड ईयर में, लेकिन ये एक टेस्ट है आयोडोफॉर्म का। और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? द वन विद अल्फा मिथाइल ग्रुप। जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे मिसाल के तौर पे कीटोन देता है, कीटोन क्यों देता है ज़रा देख लो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा डैश हो गया, तो अल्फा मिथाइल रेडिकल है उसके पास, तो अल्फा मिथाइल रेडिकल है, तो अल्फा मिथाइल रेडिकल है, तो सूरत में ये हमारे पास देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देता भी है, CH3 आयोडोफॉर्म बनता है, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। 1 प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल इसको हम कहते हैं ना, ठीक है, एक कार्ब CH के बाद CH2 CH3, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ठीक है। तो क्या इसके साथ मिथाइल रेडिकल मौजूद है? नहीं है ना मिथाइल रेडिकल, ठीक है। उसका मतलब कि यहाँ पर ये CH2 है, CH3 तो नहीं है, तो ये तो नहीं देगा। 2 प्रोपानोल की बात करें, यही है 2 प्रोपानोल, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये सॉरी ये अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो 2 प्रोपानोल जो हमारे पास होगा, ये सेक प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास देगा कौन सा भाई, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। 3 प्रोपानोल तो होता ही नहीं है, 3 प्रोपानोल तो भाई 1 प्रोपानोल ही होगा, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो 2 प्रोपानोल हमारे पास है, तो वो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये टेस्ट होता है ये अल्फा मिथाइल ग्रुप को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पंजाब बोर्ड से MCQs आया हुआ, कराची बोर्ड से नहीं, ठीक है। कराची बोर्ड में तो बस आपको याद रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो क्रिस्टल्स बनते हैं CH3 के बस। अब वो कैसे होता है? एसीटोन के रिएक्शन Na2CO3 और आयोडीन से होता है भाई। कीटोन का टॉपिक है अगरचे हमारे पास, ये इसमें नहीं आता ये। नेक्स्ट है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो क्या होता है जब सोडियम, क्या होता है? गलत बता रहे हो। ऑल दीज अकर्स, पूरा तो देखो इक्वेशन सब होता है। सोडियम मेथॉक्साइड भी बनता है, सोडियम ऑक्साइडाइज भी होता है, Na0 से +1 और एसिडिक हाइड्रोजन भी रिड्यूस हो जाता है। -1 हाइड्रोजन है तो 0 हो जाता है, वो +1 हो तो सॉरी +1 0 हो जाती है। तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, ऑल ऑफ दिस होगा। तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी देखना चाहिए ना, ज़्यादातर अगर ऑल ऑफ दिस तो नॉन ऑफ दिस है तो वही हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर आपके MCQs में ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस आ रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वो MCQs का आंसर हो सकता है। 50% तक चांस होता है कि ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस जो है वो MCQs का वो हो, मतलब आंसर आ रहा हो, ठीक है। When ethanol is treated with concentrated sulfuric acid, a gas is produced. Which of the following compound is formed when the gas is treated with bromine in CCl4? कह रहे जब इथेनॉल का ट्रीटमेंट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? इथीन गैस प्रोड्यूस होगी। फिर जब उस इथीन का रिएक्शन हम ब्रोमीन Br2 से करते हैं CCl4 मीडियम के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? इथीन का 1,2 डाइब्रोमोमीथेन बनेगा, सॉरी मीथेन ही बनेगा, 1,2 डाइब्रोमोमीथेन बनना चाहिए ना, तो ये इथेन होगा ना, ये सही है। 1,2 डाइब्रोमोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीथेन तो बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोन बाय ट्रीटमेंट विद डैश। सिंपल सवाल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब उसको एसीटोन बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन इन चारों में से? भी है ना, पोटेशियम क्रोमेट भी ले सकते, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट दोनों हो सकता है। मतलब K2Cr2O7 भी, Na2Cr2O7 भी, फिर सल्फ्यूरिक एसिड। मेन डाइक्रोमेट आयन जो है मेन काम कर रहा होता है, सोडियम पोटेशियम से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट विच इज द बेस्ट एजेंट टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन है,
CH3 ग्रुप पे OH लगा हुआ है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन डाले कि यहाँ पे ये OH छठे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए। यस सही है, 7 पे की ओर राइट। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यहाँ से OH रिमूव कर दें, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना भाई। डिहाइड्रेशन कर दें, हो जाएगा काम, अल्कीन बन जाए। पता भाई ये अल्कीन बना रहे डिहाइड्रेशन करके, एक OH यहाँ से निकाल और एक यहाँ से निकालें, ठीक है।